नाज़रीन, अब हम ज़रा बात कर रहे हैं स्पेसिफ़िकली कि बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के ऊपर हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान जैसी अहम तरीन रियासत के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि एक प्रोग्राम ख़त्म होता है, उसके साथ हमने अब दूसरा प्रोग्राम भी जोड़ा हुआ है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। और जो उनकी शराइत हैं वो बड़ी वाज़ेह होती हैं, लिखी हुई होती हैं शराइत। हालात के मुताबिक उन शराइत के पेच जो है वो कसते रहते हैं, कभी ढीले छोड़ देते हैं, लेकिन शराइत उनकी बड़ी वाज़ेह होती हैं। तो हमारे पास क्या कोई मुतबादिल चीज़ें मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं? इसके ऊपर हम शहबाज राना साहब से बात करेंगे, सहाफ़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के तज्ज़ियाकार। उनका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब माहिर मईशियत हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है मुआशी मामलात में सुधार लाने के लिए, उसके एक हिस्से से डील कर रहे हैं, उस कमेटी का ही हिस्सा भी। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शहबाज, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, पाकिस्तान और IMF तकरीबन अब 3 दर्जन से ज़रा कम प्रोग्राम हमारे होने को हैं। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है क्या? हम यूनिक मुल्क हैं ये डिपेंडेंस के हवाले से? और ममालिक भी ऐसे हैं? कोई ऐसी मिसाल आपके सामने? जी, बहुत शुक्रिया आपका तलत हुसैन साहब। अर्जेंटीना एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में अक्सर ज़िक्र सुनते हैं हम, या फिर मिस्र है। इसके अलावा और दूसरी कंट्रीज़ ऐसी हैं, उन अगर प्रोग्राम्स लिए तो ग्रेजुएट कर गई। इवन कि इंडिया की भी आप एग्जांपल ले लें। पाकिस्तान इज़ ए यूनिक कंट्री, और इसकी वजह ये है कि हमारी जो पॉलिसीज़ रही हैं वो डिसेप्टिव रही हैं। ठीक। और एक तो ये फैक्टर है कि हमने हमेशा कोशिश की, जिससे कर्जा लिया, वादा करते वक्त हम अक्सर कहते हैं जब करना होगा देख लेंगे। तो प्रोग्राम तो हम जो होता है IMF का हो या वर्ल्ड बैंक की कोई लैंडिंग को, तो उसको तो हम बाय एंड लार्ज निकाल जाते हैं, कभी नहीं भी निकाल पाते। ज़्यादातर जो प्रोग्राम है वो फेलियर पे ख़त्म हुए हैं। बट दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपने कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए, उसके पॉजिटिव असरात आपकी इकॉनमी पे आए, जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता है, हुकूमत वक्त जो भी होती है वो वही काम दोबारा करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आप चले गए थे IMF के प्रोग्राम में। इस वक्त जो सूरत हाल है, ये जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, ख़त्म होने जा रहा है अगले महीने, ये दूसरा प्रोग्राम है जो कामयाबी पे ख़त्म हो रहा है 2013 और 16 के प्रोग्राम के बाद। इसके कामयाबी पे ख़त्म होने की बड़ी वजह ये थी, नंबर 1, कि इसमें ये शॉर्ट टर्म था। सबको पता है ये ब्रिज फाइनेंसिंग, हमने बड़े प्रोग्राम की तरफ जाना है, तो जो भी शराइत थी वो IMF ने आपसे अप फ्रंट पिछले बजट में जब हमने पास प्रोग्राम लिया था तो क्या हमें इल्म था कि हमने एक और प्रोग्राम की तरफ जाना? उस वक्त हमें ये बताया गया था कि हमने इस प्रोग्राम के बाद अगला प्रोग्राम नहीं लेना, शुरू में जब हमें बताया गया था? नहीं, हमें बिल्कुल पता था कि हमने एक अगले बड़े प्रोग्राम की तरफ जाना, क्योंकि आज से 2 साल पहले की जो फोरकास्ट आई थी, हमें हर साल सालाना 25 से 30 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्जा चाहिए, पुराने कर्जे वापस करने के लिए और अपने करंट अकाउंट के खसारे की फाइनेंसिंग के लिए। तो ये नोन था फ्रॉम द डे वन कि हम अगले बड़े प्रोग्राम में जाएंगे। ठीक है, ओके। लेट मी गो टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ज़रा इसी नुक्ते को अगर आप तारीख के तनाज़ुर में बयान कर दें कि इतनी मरतबा IMF जाने के बाद हमें कम से कम ये तो पता चल जाना चाहिए कि IMF के पास जब हम जाएंगे तो हमसे उन्होंने क्या काम करवाने हैं, और बार बार जब हम दोबारा उनके पास जाते हैं तो फिर उन वजूहात का तदारक हम क्यों नहीं कर पाते? ज़रा इसके ऊपर आइएगा कि हम क्यों लर्न नहीं कर सके अपने इन वसी तजर्बात से जो IMF के साथ हमारे हुए। देखिए तलन साहब, पहली बात यह है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें ज़बरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हमारी जो माशी पॉलिसीज़ हैं, उनके नतीजे में जब डॉलर्स का फुकदान आ जाता है, तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं IMF के पास जाने के लिए। कि ये जो आलमी मालियाती इदारे हैं, इनके आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं, ये उनके अंदर रहते हुए अपना काम करते हैं। जो आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट हैं, IMF के कोई 78 साल पहले बनाए गए थे। उसमें जो मकसद लिखा गया है कि IMF क्यों बनाया जा रहा है, वो था इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। उन्होंने मकसद ये नहीं है कि किसी मुल्क को आपने इमरजेंसी वार्ड से इतना तकड़ा कर देना है कि उसको एथलीट बना देना है। 78 साल की तारीख IMF की गवाह है कि उसने कभी किसी मईशत को IMF इमरजेंसी वार्ड से निकाल के कोई बहुत ही तंदुरुस्त और तवाना मईशत नहीं बना दी। जो IMF के प्रोग्राम से निकले हैं, वो अपने बाजू के दौर से निकले हैं। वो अपनी जो होम ग्रोन स्ट्रेटजी है, होम ग्रोन प्रोग्राम्स हैं, उनके नतीजे में IMF के प्रोग्राम से निकल के और फिर सही सिमत इख्तियार करते हैं। तो अगर तो हम ये एक्सपेक्ट कर लें कि IMF के प्रोग्राम के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त हो जाएगी, तो ये तो वो आइंस्टाइन कहा करता था कि अगर आप एक ही तजुर्बे को दोहराते रहें, और ये 24वां प्रोग्राम है हमारा IMF का, और तवक्को रखें कि कोई नताइज फर्क निकलेंगे, तो फिर वो कहता था कि ये बेवकूफ़ी की सबसे बड़ी डेफिनेशन। तो ये होम ग्रोन स्ट्रेटजी है जो हमें IMF के प्रोग्राम से निजात दिला सकती है।
ये IMF के अपने प्रोग्राम जो हैं, वो देखिए उनका तो वन साइज फिट्स ऑल। वो कहते हैं आप टैक्सेस बढ़ा दें, वो कहते हैं कि आप बिजली के रेट बढ़ा दें, वो कहते हैं गैस के रेट बढ़ा दें, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स पे, कफायत शारी के मेजर्स पे चले जाए। इन इकदामात के नतीजे में तो आप सोचिए कि ना GDP बढ़ेगी, नई जॉब क्रिएशन होगी, जो पाकिस्तान को चाहिए। तो IMF से तवक्को रखना कि वो हमारी मईशत को निकाल देगा, ये तवक्को गलत है। ज़रा डॉक्टर साहब की बात को लेकर शहबाज आपके पास आते हूँ कि जो ममालिक निकले हैं मुआशी बहरान से और उन्होंने अपने आप को तंदुरुस्त एथलीट बनाया है, वो ज़ोर बाजू उन्होंने किया है। तो हम ज़ोर बाजू हमारे पास है नहीं, ज़ोर बाजू पर हमारी तवज्जो नहीं है। जिन ममालिक ने IMF से जान छुड़ाई, हमारे बिल्कुल बराबर में हिंदुस्तान इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल। अर्ली 90s के अंदर उन्होंने अपना आखिरी प्रोग्राम लिया, तो उसके बाद वो वापस नहीं गए। उस वक्त वो अपना सोना गिरवी रखवा कर कर्जे देने की कोशिश करते जो IMF से उन्होंने लिया था। सो हम क्यों नहीं ये कर पाते? वो क्या जोरे बाजू है जो हमारे पास नहीं? तलत हुसैन साहब, ये जो हमारी मफादात की जंग है ना हमारे अंदर, सियासी ग्रुप्स हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, टेक्नोक्रेट्स हों, हम मीडिया के लोग हों, इन्फ्लुएंशियल रियल एस्टेट सेक्टर और बाकी लोग हों, ये वो सबसे बड़ी वजह है कि हमने हमेशा एक कड़वी दवाई वक्ती तौर पर लेने की कोशिश की और कोशिश ये की कि हम जो क्लासेज हैं, जो ऑलरेडी जिनके ऊपर बोझ है गलत इकोनॉमिक फैसलों का, उन्हीं के ऊपर मजीद बोझ डाल। बट आई एम श्योर दूसरे ममालिक में भी ये लॉबीज होंगी। बट वहाँ पे कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। जो इस्लाहात की बात आपने की है मनमोहन सिंह की भारत में, उन्होंने जब इकॉनमी अपनी को खोल दिया तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने 30 साल के सफ़र के बाद आज वो जहाँ पे जाके खड़े हो गए हैं, दुनिया के हर बड़ा मुल्क उनके साथ काम करना चाहता है। हमारा मसला ये है कि हम, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, हम डिसेप्शन से बाहर नहीं निकलते। जो पिछला प्रोग्राम हमारा नाकामी पे ख़त्म हुआ था 2022 वाला, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हम खुद अपने आप को भी धोखा दे रहे थे, वक्त के वज़ीर आज़म को भी धोखा दे रहे थे और अवाम को भी धोखा दे रहे थे। हम रियलिटी की बात ही नहीं कर रहे थे। एक जो फ़र्क मुझे अब लग रहा है जो माजी से मुख्तलिफ है, वो फ़र्क ये कि अब एक मुझे रियलाइजेशन एटलीस्ट कुछ जगहों पे नज़र आ रही है कि हाँ वाकई ये आखिरी मौका बहुत हो गया, बहुत हो गया। लेकिन इसके साथ अगर आपने IMF के प्रोग्राम पे लेके चलना है, जो थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब से डिफर करूंगा स्टेज के ऊपर, होम ग्रोन की बात होती है, हमेशा होती है। इस वक्त जो होम ग्रोन ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो इनसे बनेगा नहीं। प्रोग्राम IMF का चलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल एक मीटिंग की एक इकोनॉमिस्ट के साथ, पूरी उन्होंने काबीना लाके सामने बिठा दी, सारी जो इनकी टॉप की ब्रोक्रेसी उनकी भी, और जो काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन वहाँ पे हुई और जो डिस्कशन हुई वो पैथेटिक थी टू द लीस्ट। तो अभी भी मेरा ये इनको एक एडवाइस है, वैसे जर्नलिस्ट का काम एडवाइस देना तो नहीं है, लेकिन इस तरह की जब तज्जियाती एडवाइस है कि आपने अगर IMF का प्रोग्राम लेना है, उनसे बैठ के आप बात कर ले कि ये हमारे मुल्क के लिए ठीक है, आवाम के लिए ठीक है, ये हम करने को तैयार है। ये जो राइट लेफ्ट देखते हैं और क्वालिटी की भी वहां से एडवाइस नहीं ले पाते, वो काम मत करें। ओके, जरा होम ग्रोन, इसके क्या IMF के प्रोग्राम की मौजूदगी में हम कोई होम ग्रोन सोल्यूशन नहीं बना सकते? और क्या हम दोनों मामलात को साथ साथ नहीं चला सकते? यानी एक तरफ से हम दवाई भी दें IMF की, सख्त दवाई हो, और दूसरी तरफ से अपने जोरे बाजू खुराक का भी बंदोबस्त करें ताकि इस मुल्क के अंदर सांस लेने की गुंजाइश हो। क्या ये इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? ब्रेक के बाद आएंगे। IMF के एक प्रोग्राम से निकले और दूसरे में अटके। अब एक प्रोग्राम ख़त्म होगा, 1.1 बिलियन डॉलर्स हमें मिलेंगे। हमें लगता है कि 1.1 बिलियन डॉलर्स बहुत बड़े हैं। मैं आपको सिर्फ एक शुमार दे देता हूँ कि एक साल के अंदर पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर ने हमारे पैसों से जो माल कमाया है वो 2 बिलियन डॉलर्स का है, सिर्फ एक साल के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर ने। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। तो डॉक्टर साहब ज़रा इसके ऊपर वापस आइएगा। आपने बताया कि अपने जोरे बाजू, तो क्या IMF के प्रोग्राम की मौजूदगी में हमारे पास स्पेस टू मैनूवर होगी वो काम करने के लिए जिसके ज़रिए हम कोई अपना फार्मूला बना पाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा बुनियादी मसला जो है वो माशी नहीं है। हमारा बुनियादी इशू जो है वो सियासी है, और माशी फैसला साजी जो है, जो सियासी असर रसूख के तहत असर रसूख में आके की जाती है, और उसके नताइज जो है वो मईशत के ऊपर बड़े बुरे निकलते हैं। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने बहुत सारी कमोडिटीज को पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कमोडिटीज बना दिया। यानी कि बिजली यहाँ पे पॉलिटिकल कमोडिटी है, गैस पॉलिटिकल कमोडिटी है, हम अपने करेंसी को पॉलिटिकल कमोडिटी कर देते हैं, हम इंटरेस्ट रेट को पॉलिटिकल कमोडिटी कर देते हैं, और इतनी सारी चीज़ों को जब हम पॉलिटिकल कमोडिटी क्रिएट कर देते हैं तो फिर उनके फैसले जो हैं वो भी सियासत के अंदर होते हैं, वो माशी हवाले से नहीं होते, और उसके फिर हमें नताइज भुगतने पड़ते हैं।
देखिए, IMF कहीं भी ये नहीं कहता किसी भी मुल्क कि आप अपने बिजली के रेट बढ़ा दें। यकीन जानिए, उसने पाकिस्तान को कभी नहीं कहा कि आप बिजली के रेट बढ़ा दें। वो ये कहता है कि जिस रफ्तार से आपके गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं, तो इजाफा जो है उसको जीरो पे ले आए। ठीक। अब ये पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला करना है कि गर्दिशी कर्जों में जो इजाफा है उस सिफर पे किस तरह लेके आना है। जो 25% चोरी हो रही है, जो वसूली 90% से ऊपर नहीं जाती, उनको बेहतर करना है या टैरिफ बढ़ाना है। तो इनके पास, जब हमारे हुकूमत के पास जब बिजली है, को कोई तरीका नहीं बचता, इनको तरीका समझ नहीं आता, तो टैरिफ बढ़ा दिया जाता है। अब वो टैरिफ को पिछले 10-15 सालों से हम बढ़ा देते हैं इस उम्मीद से कि शायद कृषि का कम हो जाएगा, वो भी कम नहीं हो रहा। तो इससे कोई सीख ले। देखिए, इस वक्त तो IMF के अलावा कोई चारा ही नहीं है। अप्रैल, मई और जून के महीने में $4.5 बिलियन है और स्टेट बैंक के पास इस वक्त कुछ 8 बिलियन के ज़खायर है। और अभी जैसे राणा साहब ने कहा कि अगले अगर 12 महीनों की बात करें तो कोई $25 की अदायगी है। एक सॉलिड रिफॉर्म एजेंडा इस वक्त, जो बड़ा पैकेज हम जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें जाने के लिए एक सॉलिड रिफॉर्म एजेंडा हमें बनाना होगा। और इसमें वजारत तवानाई का बहुत बड़ा रोल है, कि बिकॉज बिजली और गैस के हवाले से वहां पे हमने कोई सॉलिड रिफॉर्म एजेंडा उनको बताना है। वजारत खजाना के हवाले से, जिसको वो कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी कि आपका जो अखराजात है हुकूमत के और जो आमदन है, उसमें कोई 8,500-9,000 अरब का फर्क आ रहा है। तो बेसिकली 3 इश्यूज हैं, टैक्सेस के इशू हैं और बिजली और गैस के इशू हैं, जिसमें तवानाई का जो हमारी वजारत है वो रोल प्ले करेगी। तो इन सारे इदारों ने मिलकर एक ठोस किस्म का रिफॉर्म एजेंडा IMF को देना होगा। और अगर IMF को हम ऐसा ठोस एजेंडा पेश कर देते हैं, तो उसकी बुनियाद पे फिर हम IMF से फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ निगोशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी पोजीशन जो है निगोशिएशन की, वो बड़ी कमजोर रहेगी। और IMF के पैकेज में जाना तो जैसे मैंने पहले कहा कि लाजमी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर इस्लाहाती एजेंडा अगर हम उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो फिर तो आप सोचिए कि 24, 25, 26 पता नहीं कितने और प्रोग्राम हैं वो IMF के करने पड़ेंगे। ठीक। राणा साहब, अगर हम इसको सादा अल्फाज में बताएं कि आपके पास पैसों की कमी है, आपके हालात मखदूश हैं, आपने बैंक से जाके कर्जा लेना है, बैंक ने आपके लिए कुछ शराइत रखी हुई हैं, उन शराइत के ऊपर ही आपको कर्जा मिलेगा, भले आपको शराइत पसंद हो या ना हो, कड़वी गोली ये होगी। लेकिन साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि चले बैंक से तो हम कर्जा ले रहे हैं मामलात को दुरुस्त करने के लिए, बात चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी होंगी, हम कोई अपना और भी बंदोबस्त करते हैं। और बंदोबस्त से मुराद ये नहीं है कि बैंक जो हमें बता रहा है उसको आप परे फेंक दें, और भी हमने बंदोबस्त करा। तो और बंदोबस्त क्या हो सकता है? सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, आर्मी चीफ वहाँ पर गए हुए थे, UAE से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, कोई हम मुकामी तौर पे काम कर सकते हैं, भले IMF के साथ इंगेज करते रहें, मुतवाजन हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान के पास एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है इन द शेप ऑफ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ये जो एक ज्वाइंट बॉडी बनी है मिलिट्री की और सिविलियंस की, इसका रोल अभी थोड़ा सा सुपरा है। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, सुपरा बॉडी से ये सप्लीमेंट्री बॉडी पे आ जाए। ये जब सप्लीमेंट्री बॉडी आएगी, इनके पास इफेक्टिव पावर है काम करवाने की। SIFC के पहले 8 माह तो इतने अच्छे नहीं रहे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लाने की, बाकी तो उन्होंने प्रोसीजरल चीज़ें ठीक की। अभी भी अगर हम जो कुछ काम कर सकें, खासतौर पर उन्होंने ज़राअत के ऊपर काम किया, उसका आपको मीडियम टर्म में बेनिफिट्स आना शुरू हो जाएगी। ज़राअत के ऊपर काफ़ी एक्टिविटी हुई है। दूसरा, माइनिंग का सेक्टर है, रेकोडेक का जो इन्वेस्टमेंट है उसको फर्दर कंसोलिडेट करके फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए। तीसरा, कुछ इन्होंने शेयर्स बेचने हैं, कुछ हमारी जो ऑयल सेक्टर की कंपनी है, OGDCL है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है। अब वो वक्त गुजर गया तलत हुसैन साहब, जब आप सऊदी अरब से, UAE से और चीन से कर्जा पकड़ लेते थे। ये बात मोहम्मद औरंगजेब फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी पहले इंटरेक्शन में हमें बोला। उन्होंने कहा, देखें जी, द इरा ऑफ रोल ओवर्स और जो कैश डिपॉजिट्स है वो खत्म हो चुका है, अब हमें सरमायाकारी लानी। तो दिस इज द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी जहां पे ये वो पहिए हैं जिनको अगर हम घुमाएं तो एक मुतवाजी रास्ता बन सकता है। IMF के साथ भी आप डील करते रहें, लेकिन अपने लिए मजीद स्पेस भी हम क्रिएट कर सकते हैं।